भारत माता की जय श्री राम। मैं गुजरात के इस पावन भूमि को नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इससे पहले अखिलेश जी बापू की बात कर रहे थे, इससे पहले अखिलेश जी महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। यह महात्मा गांधी की भूमि है, मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह साधारण भूमि नहीं है, यह वह भूमि है जिसने जब भी भारतवर्ष को दिशा और मार्ग की आवश्यकता पड़ी, इस भूमि ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। मंच पर मौजूद मेरे बड़े भाई, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मंच पे 3 डॉक्टर मौजूद हैं। संचालक और आयोजक ऋत्विक साहब भी डॉक्टर हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे भाई हितेश वाजपेयी जी, पवन खेरा जी, जिनके साथ में टीवी में जुबानी रूप से 2-2 हाथ करता हूं, और वैसे ही मेरे भाई अखिलेश जी व नीलेश शाह जी। यहां बैठे सभी युवा कार्यकर्ताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा मैं कह रहा था, इस भूमि को इसलिए नमन क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ी इस भूमि ने मार्गदर्शन दिया। उस समय बापू ने दिया था, और आज जब भारतवर्ष को विकास के रूप में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तो इसी भूमि के पुत्र नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष का मार्गदर्शन किया। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते गर्व के साथ कहता हूं, जहां भारत को आज दिशा दिखाने का काम हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक आज अमित भाई शाह हैं। स्वाभाविक रूप से जब गुजरात की भूमि से देश को एक लाल मिलता है और गुजरात की भूमि से हमारे पार्टी को भी सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, तो यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं विषय पे रहूंगा। आज का जो विषय दिया गया है इस यूथ पार्लियामेंट में, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। किस प्रकार से इतने बड़े राष्ट्र में, जहां समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, इस चुनाव के चक्र को तोड़ते हुए क्या यह संभव है कि एक साथ लोकसभा के चुनाव और उसी के साथ राज्यों के अर्थात स्टेट असेंबलीज के चुनाव हो सके? उस पर चिंतन हो रहा है। मुझे पता नहीं मेरे जो कांग्रेस के मित्र यहां आए हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है शायद इसके हक में नहीं कहा होगा, क्योंकि मैंने टेलीविजन चैनल में पढ़ा है और मैंने इनके शीर्ष नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एक वकील भी हैं और जिन्होंने इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया था, उन्होंने इसके खिलाफ कहा था। मगर जरा चुटकीले अंदाज में मैं पहले अपने मित्रों से चुटकी ले लूं, उसके बाद विषय पर आऊंगा, क्योंकि आखिरकार हमें आदत पड़ी हुई है ना टीवी की। जैसे ही मैं पवन खेरा जी को या तो फिर अखिलेश जी को देख लेता हूं, थोड़ा चुटकी तो ले ही लेता हूं, उसके बाद विषय पे आता हूं। जहां तक, और यही परंपरा लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट है, यूथ पार्लियामेंट है। देखिए, मैं तो कांग्रेस को बड़ा निवेदन करता हूं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप द्वंद्व मत करिए, उसकी खिलाफत मत करिए, उसके खिलाफ मत कहिए। सबसे ज्यादा फायदा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन से किसी का होने वाला है तो वो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। अब आप पूछेगा कैसे होने वाला है? अरे भैया, साल में एक बार ही, वर्ष में एक बार ही आदरणीय राहुल जी को कैंपेनिंग करने निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? इससे अच्छा कुछ? कांग्रेसियों को मोदी जी से डर बाद में होता है, पहले तो डर राहुल जी से होता है कि अब क्या बोल देंगे। बड़ी चिंता में रहते हैं ये कि राहुल जी जा रहे हैं कर्नाटका के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। हे ईश्वर बचाओ। सुनने में आया है कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी किसी
मतलब अपने पदाधिकारियों को नहीं लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने आदरणीय राहुल जी को नहीं लिखा है। कमलनाथ जी ने चिट्ठी पता है किसको लिखा है? कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखा है महाकाल जी को। और वो चिट्ठी आप पढ़िए, उसमें लिखा है, श्री महाकाल जी, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। चलिए, शुक्र है कम से कम मोदी जी के सरकार बनने के पश्चात जो लोग राम जी पे विश्वास नहीं करते थे, आज वो महाकाल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और महाकाल जी को चिट्ठी लिखते हुए बहुत कुछ कहा है कि इस प्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव में हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। और मैंने वह भी पढ़ा है जो लिखा नहीं हुआ है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है गुप्त रूप से कि भगवान, अगर राहुल जी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे तो 101 नारियल हम भेंट चढ़ाएंगे। तो इसलिए चुटकी का प्रसंग समाप्त करते हैं। चुटकी में केवल इतना ही संदेश था कि कांग्रेस पार्टी को तो प्रसन्न होना चाहिए। अगर एक ही दिन चुनाव होता है तो राहुल जी को भी एक ही दिन निकलना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी को होगा। एक दूसरा फायदा भी है कांग्रेस पार्टी को। अभी जब मैं आ रहा था, मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे आप लोगों ने भी देखा होगा, आज सुबह कोई बहुत रो रहा है। नहीं, गगन नहीं, बारिश नहीं, कोई राजनेता रो रहा है। कौन है वो? कुमार स्वामी। सुबह से उनके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। और रो के क्या कह रहे हैं? रोते रोते, छाती पीटते पीटते, रुमाल से पोंछते हुए फोटो है। दोनों आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और कुमार स्वामी जी कह रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे रोज रोज जहर पीना पड़ रहा है, सत्ता का जहर। अरे कुमार स्वामी जी, ये जहर क्यों पी रहे हैं? किसने कहा जहर पीने के लिए? आप ज्यादा मत कहिए कि जहर पी रहे हैं, वरना राहुल गांधी जी सुन लेंगे और फिर ट्वीट कर देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में भय का माहौल है, देखिए सबको जहर पीना पड़ रहा है। एक चुनाव होगा, अब याद करिए, ये जहर पीने वाली बात कोई साधारण बात नहीं है। थोड़े दिनों पहले, थोड़े वर्षों पहले राहुल जी के कमरे में भी आदरणीय माता जी आई थी रोते हुए और कही थी, बेटा ये सत्ता जहर है। उन्होंने भी कहा था सत्ता जहर है, कुमार स्वामी भी कह रहा है जहर है, मगर सारे लोग मिलकर महागठबंधन बना के कैसे जहर पिए इसकी चिंता कर रहे हैं कि 2019 में हमें घड़े भर भर के जहर पीना है। एक चुनाव होगा तो जहर पीने से भी वंचित रह जाएंगे, जहर भी नहीं पीना पड़ेगा। इसलिए कम से कम आपको तो हां बोलना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। अब विषय पे आते हैं बिना चुटकी लिए। देखिए बंधुवर, इतना बड़ा देश है, इस देश में क्या लोकसभा के चुनाव और असेंबली के चुनाव एक साथ होने चाहिए? उसके लाभ क्या है? पहला लाभ है, नीति आयोग ने विवेक डेब्रॉय के अंतर्गत एक स्टडी किया और नीति आयोग ने 2 कारण दिए हैं। एक कारण दिया है कि लाभ यह होगा कि जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं अलग से असेंबली के चुनाव के लिए और जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं अलग से लोकसभा के चुनाव के लिए, तो उन पे अंकुश लगेगा, एक साथ कम पैसे में ही चुनाव हो सकेगा। उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण यह दिया गया है कि लोकसभा के चुनाव में विगत बार 2014 में कुल मिला के 39,900 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इलेक्शन कमीशन ने एस्टीमेट दिया है, जिसको नीति आयोग ने कोट किया है, कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो कुल मिला के जो खर्चा आएगा वो 4500 करोड़ अर्थात 45 बिलियन का होगा। जहां 39 बिलियन हुआ था, मात्र 45 बिलियन में थोड़े से और बढ़ा देने से पूरे देश में चुनाव एक साथ हो जाएगा, इसलिए पैसे की बचत होगी। दूसरा कारण दिया गया है कि ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर अंकुश लग पाएगा। तीसरा कारण नीति आयोग ने यह दिया है कि अधिकांश समय वर्ष में 12 महीने होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीति आयोग की एक स्टडी बताती है कि 2021 तक, 2021 तक यदि यही उपक्रम चलता रहा इलेक्शंस का, तो 2021 तक वर्ष में 4 महीने, इन अ ईयर 4 months विल हैव अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
वर्ष में 4 महीनों तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, जिसके कारण किसी ना किसी राज्य में जहां चुनाव चलेगा, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे राज्य स्तर के चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, जिसके नतीजे से वर्ष में 4 महीनों तक किसी प्रकार के सरकारी काम को आगे बढ़ाने का जो रूप है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट, और जिसको अंग्रेजी में पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से वो रहेगा। इसलिए एक तो पैसे की बचत और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो तीसरा विषय बताया गया है वो तीसरा विषय स्टडीज से आता है। और मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ विषय रखे थे। गुजरात का ही उदाहरण उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हर महीने मैं देखता था कि 80 से 90 ऑफिसर्स वो इलेक्शन ड्यूटी के कारण दूसरे राज्यों में रहते थे। मोदी जी ने यह भी कहा कि इसी अनुपात में बाकी राज्यों में भी ऑफिसर्स जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाते होंगे। एक बहुत बड़ा डेफिसिट ऑफिसर्स के बाहरी राज्यों में रहने के कारण से गवर्नेंस और प्रशासन में आता था। इस प्रशासन को दूर करने, इस प्रशासकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और इस डेफिसिट को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक साथ चुनाव कराएं। एक और स्टडी किया गया। जब 2014 में चुनाव हुए तो मुख्यतः 4 राज्य एक साथ केंद्र के साथ चुनाव में गए थे। उड़ीसा गया था, सिक्किम गया था, आंध्र प्रदेश गया था और आप याद करिए अरुणाचल प्रदेश गया था। ये 4 राज्य एक साथ चुनाव में गए थे। और इन चारों राज्य में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो केंद्रीय बल होता है, पुलिस बल, सीएसीपी, सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं, बहुत मात्रा में लगाए गए थे, क्योंकि 9 फेजेस में यहां इलेक्शन कराए गए थे। 9 फेज इलेक्शन था। इन चारों राज्यों को लेकर 9 फेज इलेक्शन होने के कारण एक बहुत बड़े तादाद में, मैं एक आंकड़ा रखता हूं, 1077 इन सीटू कंपनीज थी और 1037 ऐसी सेंट्रल फोर्सेस थी जो कि वहां डिप्लॉयड थी। अगर एक साथ चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से ये पुलिस फोर्स और ये मिलिट्री फोर्स जहां इनकी आवश्यकता है वहां लग सकेंगी और यहां एक जगह स्थगित नहीं रहेंगी। यह भी कहा गया है, एक स्टडी है और वो स्टडी मैं लेके आया हूं, ये कासाबा, एक प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम है कासाबा निकोलेनी। 2010 में इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी तो वोटर परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट है, जो वोटर बाहर निकलते हैं वो ज्यादा तादाद में निकलेंगे। पूरी तरह से स्टडी करके उन्होंने दिखाया और कहा है कि 1967 जब आखिरी बार एक साथ चुनाव हुए थे तब, और 2014 जब पिछली बार चुनाव हुए उस समय किस प्रकार जब जब साथ में चुनाव हुए हैं केंद्र के और राज्य के, हमेशा यह देखने को मिला है कि वोटर टर्नआउट बढ़ता है। और एक स्टडी की गई है और उस स्टडी के अंतर्गत यह कहा गया है कि जब एक साथ केंद्र के और राज्य के चुनाव होते हैं और राज्य और केंद्र अलग अलग तरीके से वोटर वोट करता है, सपोज किसी क्षेत्र में बीजेपी के एमपी को बहुत बड़े रूप में जीत मिलती है और वहीं बीजेपी के विधायकों को कम मात्रा में वोट मिलती है, तो जो बीजेपी का एमपी उस क्षेत्र का है वो ज्यादा काम करेगा और उस क्षेत्र का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक रूप से जब एक साथ चुनाव होते हैं तो ग्रोथ भी बढ़ सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कारण एक साथ चुनाव होना चाहिए। मैं जानता हूं ये विषय बड़ा नीरस है, इसमें रस नहीं है, रस कहीं और है, मगर जल्दी जल्दी नीरस के विषय को समाप्त करके मैं रस में आऊंगा, चिंता मत करिए, थोड़ी देर इंतजार करिए। तो एक साथ चुनाव होना चाहिए। एक साथ चुनाव कैसे होगा उसकी परिकल्पना इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तैयार हैं और लगभग 5 अमेंडमेंट लाना पड़ेगा भारत के संविधान में एक साथ चुनाव कराने के लिए। उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, पार्लियामेंट में एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स पार्लियामेंट्री कमेटी थी
और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस फिजिबिलिटी को स्टडी किया, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया। और पवन जी तो नहीं है फिलहाल वह यहां पे, मगर जान के आपको खुशी होगी कि उसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन थे, वो कांग्रेस के थे। और उन्होंने भी कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कि एक साथ चुनाव होगा तो देश में विकास आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर एक साथ चुनाव होगा तो देश में विकास आगे बढ़ेगा। यही ध्येय, यही मुख्य और मूल मंत्र है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री बार बार इसी मूल मंत्र की तरफ इंगित कर रहे हैं कि एक साथ अगर चुनाव होगा, और ये कंसेंसस से, लड़के नहीं, सभी पार्टी आपस में बैठे, इलेक्शन कमीशन इसमें चिंतन करे और एक आम राय बने कि देश के विकास के लिए क्या यह संभव है कि सभी राज्यों के चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ हो सके। बंधुओं, मैंने जैसे कहा कि इसका मंत्र एक ही था, मंत्र विकास का था। और अब मैं भारत के वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति पर आता हूं और कुछ विषय जो मेरे हृदय के निकट के हैं वो आपके सामने रखना चाहूं। मोदी जी अगर कहेंगे कि सारे राज्यों के चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ होना चाहिए, उससे भारतवर्ष का लाभ होगा, तो बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी उसका अपोजिशन करेगी। मैं तो कई बार डिबेट में कहता हूं ऋत्विक भाई, मजाक में कहता हूं, वैसे सच में नहीं कहता हूं, कि किसी दिन मोदी जी को कहना चाहिए कि सांस लेना अनिवार्य है, सांस लेना अनिवार्य है, सबको सांस लेना पड़ेगा। फिर आप देखिए कांग्रेस वाले निकलकर बोलेंगे क्यों सांस लेना अनिवार्य है, हम सांस नहीं लेंगे। मतलब हर चीज पर, विषय कोई भी हो, किस प्रकार से उसके विरुद्ध ही बोलना है, यह उचित राजनीति नहीं है। एक साथ चुनाव होंगे, देश आगे बढ़ेगा, इस पर अगर एक सकारात्मक चर्चा होगी तो कितना अच्छा रहेगा। मगर नहीं, हर विषय को लेकर अड़ंगा फंसाना और किसी भी कीमत पर सत्ता में कैसे वापस आए उसके लिए चिंतन करना। बंधुओं, सबसे हाल फिलहाल में जो विषय हुआ है वह है शशि थरूर जी का। अभी शशि थरूर जी का, और मैंने कल न्यूज में एक बड़ी अचंभे करने वाले खबर को पढ़ा अनिल भाई साहब। वो खबर था कि केरल में जो सीपीआईएम वाले हमारी पार्टी है, सीपीआईएम वाले लोग हैं, वो रामायण महोत्सव मना रहे हैं। एक पखवाड़ा अर्थात 2 हफ्ते का केरल में, आपको जान के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि 2 हफ्ते का एक रामायण पखवाड़ा बनाया जाएगा केरल में। और कौन मनाएगा? लेफ्ट की सरकार मनाएगी। वही लेफ्ट की सरकार जो चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करते हुए किंग जोंग यूंग की तस्वीरें लगाती थी, अब अचानक वो रामायण के पखवाड़े मनाएंगे। बड़े अच्छे से मेल टुडे ने एक कार्टून निकाला था, चूंकि एक अखबार ने कार्टून निकाला है तो वो कार्टून के विषय में बता सकता हूं। आप सोचिए, लेफ्ट पार्टी जो कहती थी हम नास्तिक हैं, लेफ्ट पार्टी जो राम के नाम से कोसों दूर रहती थी, आज वो राम शरण में जा रहे हैं और रामायण पे पखवाड़ा बनाएंगे। तो एक कार्टून छपा था कि अर्थी निकल रही है। किसकी? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कार्टून अखबार में निकला हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर डिफेमेशन केस मत करिएगा। एक अर्थी निकल रही है और उसमें सीपीआईएम का झंडा पड़ा हुआ है अर्थी पर। 4 सीपीआईएम के मंत्री उस अर्थी को निकाल रहे हैं, सीपीआईएम का झंडा है, और वो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मतलब राम नाम सत्य है का 2 अर्थ है। राम नाम सत्य है, अब हमें मालूम पड़ा कि वो सत्य है, अब तक मालूम नहीं था। और कब मालूम पड़ा? जब राम नाम सत्य है होने का मौका आ गया। जब राम नाम सत्य है होने का मौका आ गया, तब मालूम पड़ा कि राम नाम सत्य है, राम के शरण में जाना पड़ेगा। आज महागठबंधन बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, और इसी कार्यक्रम में ये जो पखवाड़ा बनाने वाले हैं, ये रामायण पखवाड़ा, इसमें शशि थरूर जी की नोट स्पीकर हैं, वो राम के बारे में बोलने जाएंगे। बंधुओं, 3 दिन पहले शशि थरूर जी सुबह भाषण देते हैं और कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। हिंदुओं, ये जो आक्रमण था शशि थरूर का, ये आक्रमण मोदी जी पे नहीं था,
यह आक्रमण भारतीय जनता पार्टी पे नहीं था। उन्होंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान बना देगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। अर्थात यह आक्रमण सीधे सीधे हिंदुओं पे था कि ये जो हिंदू हैं ये फैनेटिक हो जाएंगे, ये उपद्रव मचाएंगे, मारकाट मचाएंगे, और जैसे पाकिस्तान में उपद्रव चलता है और आतंक मचता है वैसा ही देश हिंदुस्तान को मचा देंगे। तो ये हिंदुओं पे प्रहार था। सुबह हिंदुओं के खिलाफ कहा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने शशि थरूर जी से उत्तर मांगा, तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा शशि थरूर जी ने क्या किया। टीका लगाया बड़ा सा चंदन का, और पीछे भगवान के सारे फोटो और मूर्ति रख के फिर बाइट देने लगे। नो नो, आई एम अ हिंदू, आई एम अ हिंदू, आई एम सो मच अ हिंदू, आई हैव रिटन अ बुक ऑन हिंदुइज्म। अरे भैया, सुबह गाली क्यों देते हो और फिर शाम को टीका क्यों पहनते हो? राहुल गांधी जी, पहले आप ये क्यों कहते हो कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? राम का कोई वजूद नहीं है, राम मृतक है, राम काल्पनिक है, और फिर गुजरात में आकर जनेऊ कहां है, जनेऊ कहां है, जल्दी जनेऊ लाओ। सुबह बोलते हैं राम नहीं है, शाम को जनेऊ लाओ। ये जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी, आपका यह फैंसी ड्रेस हिंदुइज्म नहीं चलने वाला है। ये इच्छाधारी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू। पहले राम को गाली देंगे, राम डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, फिर अपने इच्छा अनुसार ये हिंदू का रूप धारण कर लेंगे। देखिए, भारत की जनता बुद्धिमान जनता है। अब टेलीविजन के माध्यम से आपको देख रही है, हर कोई जानता है कि इस प्रकार का फैंसी ड्रेस कंपटीशन अब नहीं चलने वाला है। ये महागठबंधन बनाने वाले हैं, गुजरात की भूमि में है। ऋत्विक भाई, आपसे अनुमति लेकर 2 मिनट लूंगा, क्योंकि गुजरात की भूमि में है। ये जो उबल रहा है ये तो बाहर आके ही मानेगा। मैं जानता हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ये भाषण था, मैंने बोल दिया है, पहले 5-7 मिनट उसी विषय पर बोला है, मगर जो विषय अभी रख रहा हूं यह भी महत्वपूर्ण है। 6 बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास आगे बढ़ रहा था वो यहां अभी आगे बढ़ रहा है। कारण इसलिए क्योंकि जनता जानती है हकीकत क्या है। ये महागठबंधन बनाने वाले हैं, महागठबंधन। किसी भी कीमत पे मोदी जी को हटाने का ये जो संकल्प ले रहे हैं बंधुओं, उसके भी सच्चाई को जानना होगा, क्योंकि आप युवा हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके कारण भारत का भविष्य निर्धारित होगा। इसलिए यू हैव टू थिंक 1000 टाइम्स बिफोर यू कास्ट योर वोट। Before you go to the polling booth, you have to be reminded of the fact that you are not ordinary citizen of this country. You are the demographic dividend of this country. आप हैं तो भारत है। इसलिए आपको यह सब बताना अनिवार्य है। ये महागठबंधन बना रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने चंद दिनों पहले बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि मैं तैयार हूं, मैं महागठबंधन में हूं, और मैं बुआ जी के लिए अर्थात मायावती जी के लिए लोकसभा के सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब आप बताइए, जिनसे टोटी नहीं छूटता है, जिनसे एसी नहीं छूटती है, जिनसे टाइल नहीं छूटता है, ये लोकसभा की सीट छोड़ेंगे? ये लोकसभा की सीट छोड़ेंगे? टोटी टाइल तक इनसे छुटी नहीं। एक बड़े बंगले से दूसरे बंगले तक जाने का जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ, तब भी ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, वरना सरकार का निर्देश होता तो अभी अवार्ड वापसी वाले आ गए होते कि देश में असहिष्णुता हो गया, बेचारे हम 4000 गज की कोठी में रहते थे, उससे भी हमें निकाल दिया जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बाध्यतम उन्हें उस कोठी से निकलना पड़ा, तो टोटी उखाड़ के ले गए। टोटी मतलब नलका, मतलब पाइप। अरे ये 1000-2000 रुपए का पाइप तो छूटता नहीं है। आपको लगता है ये लोकसभा की सीट छोड़ देंगे? ये कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इनका मकसद एक ही है, इन्होंने बंद कमरे में डिस्कशन किया हुआ है। पहले कैसे भी करके मोदी जी और विकास से निपटेंगे, उसके बाद आपस में निपटेंगे। पहले कैसे भी करके इनसे निपटना है, फिर आपस में निपटना है। बंधुओं, एक बात याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का आज है, जो जनता चाहती है, वह है स्टेबिलिटी। वी ऑल वांट स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस।
स्थायित्व चाहिए आज हमें, और स्थायित्व कोई दे सकता है, स्थायित्व कोई हिंदुस्तान की राजनीति में आज बनाकर रख सकता है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वोट देने से पहले 100 बार सोचना है। और मैं एक बात अमित भाई शाह का यहां रिपीट करता हूं, जब हम बंद कमरे में बैठते हैं और प्रवक्ताओं की बैठक कभी कभी अमित भाई शाह जी लेते हैं तो एक बात वो जरूर कहते हैं, शेर की तरह दहाड़ के कहते हैं, मैं उनके उन बातों को आज यहां रख रहा हूं। अमित भाई हमेशा कहते हैं कि क्यों डरते हो, बैकफुट पे क्यों आते हो? तुम्हारे नेता मोदी जी ने और मोदी जी की कैबिनेट ने 25 पैसा भी इस देश का यहां से वहां नहीं जाने दिया है, फिर डर काहे का है? दहाड़ के बोलो कि हम आएंगे। जब मेरे नेता ने आपका एक पैसा अपनी जेब में नहीं डाला है, मेरे नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मेरा आंख शर्म से झुक जाए, तो मैं डरूं काहे को? मैं शेर की तरह दहाड़ के बोलूंगा 19 में फिर से मोदी, फिर से मोदी, फिर से मोदी। जो लोग पैसा खाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लूटते हैं इस देश को, वो डरे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डरेगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि डर हमें स्पर्श कर सके। राम मंदिर के बारे में हमने बात किया है, गुनाह किया है क्या? राम जी के बारे में बात करना गुनाह है क्या? नहीं है गुनाह। हमने खून नहीं बहाए, हम खून बहाना नहीं चाहते। प्यार से, प्रेम से, कोर्ट के साथ मिलकर, कोर्ट ने जो कहा है, जो कहेगा भविष्य में, हम संविधान का सम्मान करते हैं, मगर राम हमारी आस्था है, इसलिए जय श्री राम कहने से नहीं डरते, नहीं डरते। ये कांग्रेस पार्टी रोज शाम को हमसे पूछती है मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। ये तो ऐसे पूछते हैं जैसे बेलचे में ईंट पत्थर लेके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं और हम चाबुक मार के इनको रोके हुए हैं कि नहीं 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 अभी मत बनाओ। ये बिल्कुल इसी प्रकार शाम होते ही 5 बजे से 2 प्रश्न हमसे पूछा जाता है, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। अरे मंदिर कब बनेगा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे राहुल जी बेलचे लेके खड़े हैं कि बस अब मैं पत्थर डालूं और मंदिर बन जाए। भैया याद रखिए, मंदिर बनेगा, राम जी के आशीर्वाद से बनेगा, न्याय के तरीके से बनेगा और सबके प्यार से बनेगा, रक्तपात से नहीं और किसी के विरोध जाके नहीं। और बनाएगी भी भारतीय जनता पार्टी। कौन बनाएगा वरना मंदिर? वो लोग जो कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो बनाएंगे। और दूसरा प्रश्न, क्योंकि फ्लाइट का टाइम मुझे बता दिया गया है कि मेरे फ्लाइट का समय हो गया है, वापस जाने का, तुरंत जाना पड़ेगा, मगर जाते जाते मैं इतना बोलूंगा, प्रश्न के जवाब भी देने हैं। मैं इतना याद दिला दूं जाते जाते, दूसरा प्रश्न, एक तो मंदिर कब बनेगा और दूसरा प्रश्न हम सबसे पूछा जाता है, डॉक्टर अनिल साहब हमसे रोज शाम को यह पूछा जाता है कि बताओ जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो आप कहां थे? ये संघ वाले और ये जनसंघ वाले कहां से लड़ रहे थे? मैंने एक उत्तर बनाया हुआ है और आपसे जो भी कांग्रेस का व्यक्ति, मैं यहां राजनीति नहीं करना चाहता, मगर गुजरात में आके और भारतीय जनता पार्टी का हूं तो रहा भी नहीं जाता है, तो जब भी कोई पूछे ना कि संघ वाले और बीजेपी वाले आप कहां थे जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो इतना ही बोलना कि अरे ओ कांग्रेस वाले, अरे ओ जनता दल सेक्युलर वाले, आपके भी पूर्वज, हमारे भी पूर्वज, यहां जो एंकर बैठा है उनके भी पूर्वज, सबके पूर्वज लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से अवश्य लड़ रहे थे, किसी न किसी तरीके से लड़ रहे थे, मगर इतना तो बता दो कि आपके पार्टी की अध्यक्षा, जो पूर्व अध्यक्षा थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उनके पूर्वज कौन से जिले से लड़ रहे थे, ये बताओ। अरे 19 साल तक जिस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी रही हो, जिनके पूर्वज हिंदुस्तान से नहीं है, उस पार्टी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हम भारतीय कहां से लड़ रहे थे। हम किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, मगर हम भारतीय हैं और हर एक भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, मगर यूरोप से आए लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ लड़ रहे थे। इसलिए यह सवाल हमसे बार बार मत पूछना। बंधुओं, अब आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा।
मगर जो मैंने आपको बार बार कहा, यहीं से ठीक है, अभी अनिल जी बात रखेंगे, उसके पश्चात मैं जवाब दूंगा। मगर अंत में इतना ही कहूंगा कि जोर से दोनों मुट्ठी बांधकर एक बात भारत माता की जय का जयकारा लगाया जाए, ताकि आवाज दूर दूर तक जाए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।